आज हम आपको बताने वाले हैं जगत एनिमेलिया। हम लेकर के चलेंगे आपको जंतुओं की दुनिया में, यानी कि किंगडम एनिमेलिया। जो हम जीवों को, जंतुओं को दिखाएंगे वह सभी जगत एनिमेलिया यानी जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। हाथी, ड्रैगन फ्लाई, तोता, चपटा कृमि, जोंक, मछली, घोंघा, सीपी, मेंढक, सांप, चमगादड़, हाइड्रा, ये सभी ऐसे जीव हैं जो जगत एनिमेलिया के अंतर्गत रखे गए हैं। इन जीवों को बहुकोशिकीय कहते हैं। इन जीवों के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उसको जंतु कोशिका के नाम से जानते हैं, और अनेक कोशिकाओं से इनका शरीर बना हुआ है। कोशिका हम उसको कहते हैं जो शरीर के निर्माण में एक सबसे छोटी इकाई होती है। ये जंतुएं यूकेरियोटिक होती है, यानी कि इनके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्र में एक झिल्ली पाई जाती है, यानी केंद्रक झिल्ली होती है। ये जीव खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, यानी कि दूसरे के जो भोजन है उनको ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं या अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि विषमपोषी होते हैं। इनके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनके चारों ओर कोशिका भित्ति यानी कि एक आवरण, कोशिका को सुरक्षित रखने के लिए एक आवरण नहीं पाया जाता है। इसके साथ ही इनकी कोशिकाओं में हरित लवक भी नहीं पाया जाता है। यदि हरित लवक पाया जाता तो ये स्वयं से भोजन बना पाने में सक्षम होते, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बना पाते। वनस्पतियों में हरित लवक पाया जाता है, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण से क्रिया कर लेते हैं और भोजन बनाते हैं, जबकि जंतुओं में हरित लवक नहीं होता है, जिससे ये खुद भोजन नहीं बना पाते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो भोजन को मुंह से खाने के बाद ही इनका शरीर का विकास हो सकता है, यानी कि अंतर्ग्रहण पोषण विधि से जीवित होते हैं। इनका जो भोजन है उसको ग्रहण करने के लिए इनके पास एक विशिष्ट अंग होता है, जैसे मुंह होता है। तितली में रस चूसने के लिए उनके नली होती है। मनुष्य में मुंह होता है तो पक्षियों में चोंच होता है। जितने भी जीव अभी देखे हैं, इसके अलावा और भी जीव जंतुएं हैं। इनमें से अधिकांश जंतु ऐसे हैं जिनमें चलने फिरने के लिए अंग पाए जाते हैं, यानी कि प्रचलन अंग होते हैं। अब बात कर ही रहे हैं जगत एनिमेलिया की, तो हम ले चलते हैं जंतु जगत के उन जंतुओं के बारे में जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती हैं। यानी रीढ़ की हड्डियों के संदर्भ में यदि बात करें तो जंतुओं की दो कैटेगरी बनाई जा सकती है। एक वह जंतु जिनके रीढ़ की हड्डियां होती हैं, और एक वह जंतु जिनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं। रीढ़ की हड्डी यानी कि पूरा शरीर जिस हड्डी के सहारे खड़ा होता है, टिका होता है, उसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जो हमारे शरीर में मेरु रज्जु के रूप में है। बात करते हैं रीढ़ की हड्डी जिन जंतुओं में उपस्थित होती है उनकी, तो इससे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वह जिनके शरीर पर त्वचा होती है, त्वचा में बाल होता है, और वे जंतु जिनकी त्वचा पर बाल नहीं होते हैं। तो जिनकी त्वचा पर बाल होते हैं वह स्तनधारी कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, शेर, बिल्ली, गाय, चमगादड़, ये सभी एक बड़ा शरीर रखे हुए होते हैं और इनके पास स्तन होता है, तो इसलिए इसको स्तनधारी जीव जंतु के नाम से जानते हैं। त्वचा पर बाल नहीं होने वाले जीव जैसे कि मत्स्य यानी मछली के जाति में होने वाले सभी जंतु, उभयचर यानी मेढक की जाति में होने वाले, यानी जो पानी में और
भूमि में, दोनों में रह सकता है, ऐसे जीव उभयचर कहलाते हैं। सरीसृप यानी सांप की बिरादरी के समस्त जो जंतु है वो सरीसृप में आते हैं। और पक्षी जगत में जितने भी जीव हैं वह सभी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं रीढ़ की हड्डी जिनमें नहीं होती हैं, वे जंतु हैं केंचुआ है, जोंक, मच्छर, घोंघा, सीपी और फीताकृमि। इसके साथ ही साथ चींटी भी ऐसे जीव है जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। बात करते हैं यदि त्वचा पर बाल नहीं होने वाले जीवों की, तो इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जिनके शरीर पर पंख होता है और एक वो जिनके शरीर पर पंख नहीं होता है। शरीर पर पंख होने वाले जंतुओं को हम पक्षी के बिरादरी में रखते हैं, जैसे कि मैना, तोता, कौवा, मुर्गा। जिनके शरीर पर पंख नहीं होते हैं उनको हम मत्स्य, उभयचर, सरीसृप यानी कि मछली और मेढक प्रजाति, सांप की प्रजाति इनमें रखा गया है। यदि बात कर रहे हैं शरीर पर पंख जिनके नहीं होते हैं उनके, तो इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक वो जीव, एक वह जंतु जिनके त्वचा पर नमी बनी हुई होती है, और एक वो जीव जिनकी त्वचा पर नमी नहीं होता है। तो नमी वाले त्वचा को मत्स्य उभयचर कहते हैं, यानी मछली के प्रजाति, और मछली जो है वो पानी में रहता है, उनके त्वचा पर फिसलन होता है, नमी युक्त होता है। और मेढक जो पानी में भी रहता है और भूमि में भी रहता है, और उनका जो त्वचा है वो नमी युक्त होता है, यानी नमी होता है, यानी हल्का गीला होता है। जिनकी त्वचा पर नमी का अभाव होता है उन्हें भी हम कह सकते हैं सरीसृप, यानी सांप की प्रजाति, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया। ये लोग के जो शरीर है उसमें नमी का अभाव होता है, नमी नहीं पाया जाता है, गीलापन नहीं पाया जाता है। जिनके शरीर पर नमी होते हैं उसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक वो जिनके शरीर पर सल्क होते हैं और एक वो जिनके शरीर पर सल्क नहीं होते हैं। तो जिनके शरीर पर सल्क होते हैं उनको हम मत्स्य यानी कि मछली की प्रजाति में रखते हैं, जैसे कि रोहू, कतला। सल्क यानी एक विशेष प्रकार का आवरण होता है शरीर पर, और जिनके शरीर पर सल्क नहीं होते हैं जैसे उभयचर है, तो मेढक और टोड, इन जीवों को हम उभयचर के कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बताते हैं कि जितने भी जीव हैं, जंतुएं हैं, चाहे वो वनस्पति हो यानी कि पेड़ पौधे हो, या कोई जानवर हो या पक्षी हो, इन लोगों का वर्गीकरण जब किया जाता है तो वर्गीकरण में इनका एक स्थान निर्धारित कर दिया जाता है। कौन जीव उड़ता है, कौन सा जंतु भूमि पर रहता है, कौन सा जंतु पानी में रहता है, कौन प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, ये सभी प्रक्रियाओं को देख करके उनका स्थान निर्धारित कर दिया जाता है और उनको एक नाम दे दिया जाता है। यही प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। किसी भी वस्तु या जीव को अलग अलग जगहों में वहां के लोग अलग अलग भाषा में, अलग अलग बोली में पुकारते हैं। जैसे आलू को तमिल में उरु लैंकी लैंक हंगू बोलते हैं, मराठी में उसी को बटाटा बोलते हैं, हिंदी में आलू बोलते हैं और अंग्रेजी में पोटैटो बोलते हैं। एक ही वस्तु के इतने नाम पहचानने में थोड़ा परेशानी तो होती ही है। इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जीवों के
ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की जो पूरे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए। इन नाम को साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम बोला गया। इसमें हर जीव का अपना नाम है और उनके दो शब्द हैं, यानी दो वर्ड में उनके नाम लिखे जाते हैं। इसको हम ड्यूअल नेम सिस्टम यानी द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति में हर जीव के नाम में जो पहला वर्ड होता है वो वंश को डिनोट करता है और जो दूसरा वर्ड होता है वो जाति को प्रदर्शित करता है। जीव के वंश के नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से होता है और जो बाकी के लेटर होते हैं अक्षर वो छोटे लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर में। जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे लेटर्स यानी स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। वंश और जाति के नाम को तिरछा यानी कि इटैलिक डिजाइन में लिखा जाता है। यदि ये नाम सीधे अक्षरों में लिखा जाए तो उनके नीचे एक रेखा खींच देते हैं। जैसे कुछ जीव हैं, जैसे मेंढक है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है, जिसमें राना उनके वंश को और टिग्रिना उनकी जाति को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से शेर की बात करें तो पैंथेरा लियो। गौरैया का वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिक और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जिनमें होमो जो है मनुष्य के वंश को डिनोट करता है और सेपियंस जो है उनकी जाति को। समय समय पर प्रकृति में प्रजातियों की जो नष्ट होने की, विलुप्त होने की और नए नए प्रजातियों का विकास होने की जो घटनाएं हैं वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसी कारण वर्गीकरण की कोई भी एक प्रणाली सभी जीवों को एक सीमा में नहीं बांध सकती है। व्हिटेकर की 5 जगत सिस्टम के डेवलप होने के बाद कई नई प्रणालियां भी आई। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 जगत प्रणाली भी जो जैव विविधता हम जानते हैं, जीवों की विविधता जो प्रदर्शित है, पहले से जीवों में जो विविधताएं अभी ज्ञात हैं उनको समेटने में अपर्याप्त है, क्योंकि जैसे जैसे नए नए जीवों की खोज होती रहेगी और जैव विविधता के आयाम बदलते जाएंगे, वैसे वैसे वर्गीकरण के आधार भी बदलते जाएंगे और इसके साथ ही वर्गीकरण का स्वरूप भी बदलता जाएगा।